भारत में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो साल भर चलती रहती है। भारतीय राज्य क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव, ब्लॉक का, पंचायत का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का और सामान्य कानूनी का चुनाव भी होता रहता है। और एक बेहतर बात यह है कि इसी रूप में भारत का लोकतंत्र पूरे साल जीवित रहता है। जो पब्लिक के, आमजन के, भारत के नागरिकों के जो अधिकार है वो लगातार उपयोग होते हुए दिखता है। भारतीय परिक्षेत्र में एक पर्व है लोकतंत्र का एक पर्व है जो भारत के राज्य क्षेत्र में सदैव दिखाई पड़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं सब सुनो कि भारत में लोकतंत्र सदैव जीवित रूप में दिखाई पड़ता है। चुनाव की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। वो प्रक्रिया निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। चुनाव कहीं ना कहीं होता रहता है। चुनाव कभी खत्म ही नहीं होता। यहाँ पर वो लोकसभा और संसद के चुनावों से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक चलता रहता है, क्योंकि भारत के अंदर जैसे जैसे सरकारों के कार्यकाल आगे बढ़ते रहे और भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभाओं का विघटन या समय से पूर्व लोकसभा का विघटन या बाद पर पहले चुनाव कराने के क्रम में कभी भी राज्यों में, पूरे राज्यों में एक साथ चुनाव कराना अब असंभव हो गया है। एक ही प्रक्रिया बचती है, या तो पूरे विधानसभाओं को एक साथ डिसॉल्व किया जाए और फिर से एक चुनाव कराया जाए एक साथ। वर्तमान संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंदर ये संभव नहीं है। और सवाल कुछ और था। सवाल ये है कि भारत में चुनाव कैसे होता है, कौन कराता है और क्या संविधान के अंदर क्या उल्लेख है इसका, किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रियाओं को संपूर्ण किया जाता है, कौन कराता है ये। तो आज इस चीज़ को समझ लिया जाए। बाद के लेक्चर्स में चीज़ें जब टॉपिक आएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें। भारत में संवैधानिक जो व्यवस्था है, संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना है और पूरा एक भाग रखा गया है चुनाव आयोग को संबंधित में। अनुच्छेद संख्या 324 खंड 1 और खंड 2 ये संपूर्ण चुनाव आयोग के गठन, उसके कार्य, उसकी गतिविधियों के लिए व्याख्यात करते हैं। बाद में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद संख्या 324 के अंतर्गत है। ये चुनाव आयोग अनुच्छेद संख्या 324 के आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि चुनाव आयोग की स्थापना, उसमें आयुक्तों की नियुक्ति करे। इसके लिए अनुच्छेद संख्या 324 खंड 1 है। चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य है वो भारत में जो चुनाव है उसका निरीक्षण करना, उसका निर्देशन करना और चुनावों पर नियंत्रण रखना। दैट इज ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जितनी भी चुनाव की उससे संबंधित प्रक्रियाएं हैं, जो कार्य वो लोकसभा का हो, राज्यों की विधानसभाओं का हो, जो कार्य चुनाव आयोग के पास है, 3 तरह से वो काम करता है। एक तो वो चुनाव का पर नियंत्रण रखता है, उसका निर्देशन करता है, उसका निरीक्षण करता है और ढेर सारी गतिविधियां हैं उसके पास, जो अधिकार उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं से प्राप्त होते हैं। पर मुख्यतः चुनाव आयोग का कार्य ये है: मतदाता मत देना, मतदाताओं की लिस्ट बनाना,
चुनाव क्षेत्रों का गठन करना, ये सब कार्य, ये सब बातें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की धाराओं में स्थापित है। इसी से रिसोर्स कलेक्ट करके चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करता है। ये बात सब लोग याद रखिए कि चुनाव आयोग एक अलग चीज़ है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एक अलग चीज़ है, जिसको संसदीय अधिनियम के रूप में भारत में जाना जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, क्योंकि पहला चुनाव होना था तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, इसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहा जाता है। उसको अलग से समझने की, उसको जानने की आवश्यकता है। और ये जो भाग है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो विषय है या चैप्टर है, वो गवर्नेंस से संबंधित है, जो सेकेंड पेपर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है। गवर्नेंस उसका भाग है ये। उस खंड में उसको डिटेल में पढ़ाया जा सकता है। एक बार थोड़ा शॉर्ट में हम लोग क्लास में चूँकि प्रश्न पूछा है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास किया जाए कि चुनाव आयोग क्या है और किस तरह से अपने कार्यों को और किस तरह से ये संगठित या गठित होता है। अभी हमने बता दिया कि चुनाव आयोग का गठन के अनुच्छेदों के आधार पर है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था कहने का अर्थ ये है कि इसके ऊपर किसी कार्यपालिका या न्यायपालिका या किसी दूसरी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। ये मुक्त स्व अधिकार संपन्न संस्था। कहने का अर्थ यह है कि चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम है। इसके ऊपर किसी कार्यपालिका, न्यायपालिका या किसी अन्य दूसरी संस्थाओं का कोई दबाव नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय राजनीति में अलग बात है कि चुनाव आयोग राज्य के क्षेत्र में चुनावी प्रक्रियाओं को देखा जाए तो कहीं न कहीं वो सरकारों से इन्फ्लुएंस होती है। चूँकि आयुक्तों का कार्यभार से काम करने के तरीकों को देखा जाए तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः मुक्त है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ये है कि चुनाव आयोग पूर्णतः किसी प्रकार की दूसरी संस्थाओं से मुक्त होकर काम करेगा और किसी प्रकार के या सभी प्रकार के दबावों से मुक्त होकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी भारत की चुनाव प्रक्रियाओं को संपूर्ण कराएगा। इस उद्देश्य और सिद्धांत के आधार पर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद संख्या 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है। अब ये जो कार्य करती है ये अपने आयुक्तों के आधार पर करती है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इसी अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार ये है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। संसद में जिस तरीके को या जिस मानदंडों पर जो सिद्धांत या नियम बना रखे हैं, उन मानदंडों को पूरा करते हुए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे, चाहे ताकि भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रियाओं, उसकी निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के रूप में कार्य संपन्न किया जा सके। एकदम स्पष्ट है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद संख्या 324 खंड 1 की बात है तो बहुत स्पष्ट है। एक तो पहली बात यह है कि चुनाव आयोग का कार्य स्वतंत्र रूप से कार्य
वो कैसे चुनाव को करवाता है ये अलग विषय है। जो PR एक्ट की धाराओं के अंदर बातें कही गई है वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय संविधान में 324A का जो रूप है वो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के रूप में स्थापित किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव कराने के लिए संसद द्वारा पारित विधि के अंतर्गत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। आयुक्त या आज के संदर्भ में देखा जाए तो चुनाव आयुक्तों, जो बताते हैं कि आयुक्त और आयुक्तों का क्या फर्क है और किस तरह से ये आयुक्त से आयुक्तों मतलब एक से अधिक, वर्तमान में 3 आयुक्त हो गए हैं, किस तरह से वो अर्हताओं के आधार पर राष्ट्रपति अधिकार संपन्न होकर उसकी नियुक्तियां करता है। अब एक कुछ बातें ऐसी हैं जो इसकी व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से अपने वादों में, बहुत से अपने केसेस में इसको निर्णित किया है और इसकी व्याख्या किया है। जैसे एक व्याख्या ये है सुप्रीम कोर्ट की, मैं एक केस लिख देता हूँ जो 1991 का बड़ा महत्वपूर्ण केस रहा और एक 1991 का इस धनोआ वर्सेस भारत संघ का एक केस है। एक केस है भारत सर्वोच्च न्यायालय में SS धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। ये निर्णय है 1991 का, जो पहले अभी बातें हमने बताने का प्रयास किया कि चुनाव आयोग का कार्य है निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव आयोग के संचालन के लिए, भारत में चुनाव संपन्न हो इसके लिए चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करे। इसकी व्याख्या या इसको और पूर्ण तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में इस केस के अंदर एक लाइन की बात कही और बड़ी इस अनुच्छेद को पूर्ण करती है। वो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला किया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति या आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। इसका अर्थ ये कि कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरी अथॉरिटी चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए अर्हता नहीं रखती। अर्थात केवल और केवल राष्ट्रपति ही भारत का चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इस केस की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 324 खंड 1 की व्याख्या के रूप में 324 खंड 2 की व्याख्या में कहा कि 324(1), 324(2) इसका पूरक के रूप में देखा जाए और 324 की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का दिशा निर्देश है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति ही करेगा। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अन्य किसी संस्था या किसी भी अधिकरण के द्वारा संभव नहीं है। इसी केस को बाद में सरकारों की व्याख्याओं या सरकार के काम करने के चयन में भी बार बार देखा गया। 1989 में जब सरकार काम करने लगी या चुनाव आने लगा, लगातार चुनाव होते रहे, तो एक ऐसा निर्णय होना था कि क्या चुनाव आयोग केवल एक आयुक्त के निर्देशन में ही कार्य करेगा या राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो एक से अधिक चुनाव आयुक्त को बढ़ा सके।
अभी देखते हैं टीएन शेषन का केस है, लेकिन ये मामला सरकार के माध्यम से 1990 में आया कि 89 के अंदर आया और सरकार ने 16 अक्टूबर 1989 इसको 90 में समाप्त कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1989 के अंदर एक आयुक्त के स्थान पर 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति करने का एक बिल पास किया और एक से बढ़कर 2 और अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ और दूसरा 2 अतिरिक्त मुख्य आयुक्त को परामर्श देने के लिए और उसको एक तरह से तानाशाही या व्यक्तिगत निर्णयों से बदलकर सलाहकारी संस्था के रूप में या इन दोनों से सलाह लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त कार्य करे। इसके लिए 1989 के अंदर 2 अतिरिक्त आयुक्तों को लगा दिया गया और नियुक्ति करने का एक विधेयक पारित कर दिया गया। लेकिन जब 1990 में चुनाव होने के बाद नई सरकार आई, कांग्रेस जीत कर आई और एक नए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के रूप में भारत ने देखा और फिर एक गठबंधन की सरकार भी दिखाई पड़ी इन कार्यकालों के अंदर, जिसमें ढेर सारे लोग प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाई पड़े। जब नई सरकार 1990 में आई तो 90 की सरकार ने इस नई प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। उसने कहा कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी को बनाए रखा जाए। चूंकि अनुच्छेद संख्या 324 एक आयुक्त की नियुक्ति की बात करता है, फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति चाहे तो 1 से अधिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर ले, ताकि चुनाव आयुक्त दूसरों से परामर्श लेकर, दूसरों से सलाह लेकर भी चुनाव का संपादन करा सके। और चुनाव चूंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया भारत के अंदर है और वो एक बार होती भी नहीं है, लगातार चलती रहती है, तो वो परामर्श लेके कार्य अपना करता रहे। लेकिन कांग्रेस की नई सरकार को लगा कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है कि चुनाव आयोग में 1 से अधिक चुनाव आयुक्त हो। सो जब नई सरकार आई तो उसने उस प्रक्रिया को जो 1989 में स्थापित की गई थी उसे समाप्त कर दिया। लेकिन लगातार ये मांग होती रही कि क्या चुनाव आयुक्त एकल संस्था के रूप में काम करते रहे या एक आयुक्त के दिशा निर्देश में ही काम करता रहे। इसमें एक केस है, एक बहुत विवाद का विषय रहा। जो लोग उस समय के चुनाव को देखते रहे हैं, बुक देखते रहे किताबों को, या उस समय के चुनाव पद्धति को देखते रहे या चुनाव आयुक्त को देखते रहे हैं, एक बहुत सीनियर मोस्ट और बहुत ही अलर्ट कह सकते हैं जागरूक चुनाव आयुक्त हुए और जो बहुत मशहूर भी रहे। उनका नाम था टीएन शेषन। क्योंकि उस समय ईवीएम नहीं था और बैलेट पेपर में चुनाव हुआ करते थे। चुनाव में बड़ी धांधली, पार्टीबाजी, गुंडागर्दी, मतपेटियों को लूटना, ये सब कार्य बहुत अधिक पैमाने पर हुआ करता था और पार्टियों का दबाव भी चुनाव आयुक्तों पर बहुत हुआ करता था ताकि उनके फेवर में चुनाव को संपन्न कराएं। लेकिन टीएन शेषन ने एक पारदर्शी और जवाबदेह, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल चुनाव आयोग को बनाने का निर्णय किया और बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातों में स्पष्ट कर दिया पूरे भारत के अंदर कि अगले जो भी चुनाव होंगे वो पारदर्शी, अकाउंटेबल, नियंत्रित होंगे और चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त किसी भी प्रकार की दबाव में, पार्टियों के दबाव में या किसी भी संस्थागत किसी तरह के दबाव में कार्य नहीं करेगा। फिर ये बातें होने लगी कि क्या चुनाव आयोग को एक सदस्यीय चुनाव आयुक्तों के आकार पर रखा जाए या चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया जाए। बहुसदस्यीय कहने का अर्थ है कि एक ऐसा हो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही है
जो 324 की व्याख्या है, और इसके साथ 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह देने का काम करें। जिसका कार्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलाह देना। बहुत स्पष्ट कर दिया कि क्या चुनाव आयोग को एक सदस्यीय आयोग रहने दिया जाए या इसको बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में इसका नया स्वरूप दिया जाए। ये लगातार मांग होती रही थी कि चुनाव सेशन को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड तरीके से चुनाव आयोग को संपन्न करवाने के लिए सक्षम थे, और उन्होंने बहुत ही राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालकर बगैर कुछ माने अपने निर्णयों के आधार पर 1990 के चुनाव को करवाया था। तो लगातार ये मांग होती रही ताकि चुनाव आयोग को एक सदस्य हटाकर एक से अधिक चुनाव आयुक्तों पर ले आया जाए। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में स्थापित कर दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि 2 अक्टूबर 1993 में 2 अक्टूबर 1993 को एक ऑर्डिनेंस पास करके पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और चुनाव आयोग को एक सदस्यीय से बहुसदस्यीय बना दिया। बहुसदस्यीय कहने का अर्थ है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जो सलाहकार के रूप में नियुक्त होंगे। तो इस रूप में ये 2 अक्टूबर 1993 को से अब तक बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में काम करने लगा है, और तब से यह अपने कार्यों का संपादन करने लगा। इस केस को एक बहुत मशहूर वाद जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से आया और उसी रूप में जाना भी जाता है, जो 1995 का केस है कि सर्वोच्च न्यायालय में 1995 में एक केस आया टी.एन. शेषन बनाम यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, भाषण के रूप में। पहले से क्योंकि टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करते रहे और उन्हीं ने एक केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि इस विवाद का कटाक्षेप अंत किया जाए, ताकि चुनाव आयोग किस रूप में कार्य करेगा उसकी अंतिम व्याख्या होनी चाहिए। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एक निर्णय दिया कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय ही होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस वाद में बहुमत से निर्णय आता है। बहुमत का मतलब ये है कि 5 न्यायाधीशों में 3 इसके खबर में थे और 2 इसको मानने के तैयार नहीं थे, तो 3 की मेजोरिटी आ गई थी, पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बहुमत से यह निर्णय हो गया। और निर्णय का मतलब ये हुआ कि
आज के बाद चुनाव आयोग इस प्रगति पे काम करना चालू हो गया। 1996 से यही व्यवस्था अब तक लागू है। तो जो सवाल पूछा गया है क्लास के अंदर, उसका मूल अर्थ ये है कि चुनाव आयोग क्या है, किस तरह से काम करता है। इसका जो आंसर है वो कंसाइज करके समझिए कि भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में अनुच्छेद संख्या 324 खंड 1 और खंड 2 के रूप में स्थापित है। और जो इसकी प्रक्रिया है, जो इसकी प्रकृति है कि भारत में चुनाव आयोग चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए कार्य करता है। ये चुनाव आयोग प्रथमतः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए एक चुनाव आयुक्त के द्वारा कार्य करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने एसएस धनोआ वर्सेस भारत संघ के मामले में जो अंतिम व्याख्या कर दी उसकी 324(2) के तहत कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति में ही निहित है। अन्य कोई दूसरी संस्था चुनाव आयुक्त के लिए के विषय पर नियुक्त करने का कोई या किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखती। दूसरा यह है कि चुनाव आयुक्त एक ही काम करेगा या एक से अतिरिक्त काम करेगा, ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय में और पब्लिक डोमेन में भी काम करता रहा है। क्योंकि अधिकांशतः भारतीय क्षेत्र में देखा ही गया है कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारों से इन्फ्लुएंस रहती है या पार्टी लेवल पर उसका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ा है। इस चीज को रोकने के लिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और जवाबदेही रूप में काम करे, चुनाव आयुक्तों की संख्या को बढ़ा दिया जाए ताकि एक व्यक्ति अकेले सारे निर्णय न करे। ये भारतीय चुनाव प्रक्रिया में बहुत दिनों से मांग होती रही थी और बीच में 1989 और 90 के चुनावों में चुनाव आयुक्तों ने बहुत नियंत्रित तरीके से, बड़ा कठोरता से पार्टियों की, सरकारों की बातों को मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र निकाय के रूप में जो चुनाव आयोग के पास अधिकार है उन अधिकारों का उपयोग करके पारदर्शी और अकाउंटेबल जवाबदेही चुनाव आयोग या चुनाव कराने की प्रक्रिया को संबंधित किया। इस को रोकने के लिए पहले सरकार ने काम किया 1989-91 के अंदर कि चुनाव आयोग को एक से अधिक बढ़ा दिया गया। बाद में 1990 के अंदर सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने और 1983 के एक विधेयक में इससे पहले एक ऑर्डिनेंस से पास किया गया था, बाद में वो पूरा विधेयक का स्वरूप ले गया। वो व्यवस्था आज तक लागू है। वर्तमान स्थिति ये है कि चाहे वो एसएस धनोआ का केस हो, चाहे वो सेशन का केस हो, इसी बीच में एक और 1978 केस रहा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उसी प्रक्रिया को दोहराया भी है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि 1996 से भारत में चुनाव आयोग कार्य करता है। सब प्रकार के चुनावों को कार्य कराने का अधिकार उसके पास है। वो चुनाव चाहे लोकसभा का हो या राज्यों की विधानसभाओं का हो या अन्य चुनाव हो, जो चुनाव आयोग को करवाने की जिम्मेदारी है, उस प्रक्रिया के निर्वहन के लिए चुनाव आयोग एक दो सलाहकारी के रूप में काम करता है। इस प्रकार से भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया संस्थागत रूप से संपूर्ण कहलाती है। अथॉरिटी ये। अब एक बात और समझना है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त किस प्रकार से चुनावों को संपन्न करता है, यह विषय अलग है। इस चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव से संबंधित सभी नियमों को स्थापित करने के लिए 1950 और 51 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास किया है
जिसमें मत देने का अधिकार, चुनाव किस आयु में अब किन लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, या चुनाव से संबंधित सभी विधियां या सभी नियम या सभी प्रक्रिया इस एक्ट में, पीआर एक्ट में, उसके धाराओं में, उसके सेक्शन में व्याख्यात है। मैंने अभी शुरू बता दिया कि ये पूरा का पूरा पीआर एक्ट आपका देश के गवर्नेंस या प्रशासनिक या अभिशासन का जो विषय है उसके अंदर पढ़ने की आवश्यकता है। और मेंस के बड़े अच्छे प्रश्न भी इसके ऊपर आते हैं, खासकर के केस स्टडी के रूप में प्रश्न आता है। और एक अच्छी बात तो ये है कि जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो गवर्नेंस के साथ जो फोर्थ पेपर एथिक्स का है वो केस स्टडी के रूप में इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस चैप्टर के पढ़ने का बड़ा अच्छा सा लाभ ये होता है कि हमको पीढ़ी के सवाल तो मिल जाते हैं, 1 या 2 या 3 के रूप में, हमको मेंस में केस स्टडी के रूप में सेकेंड पेपर से फोर्थ पेपर के प्रश्न मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें ये अलग से पढ़ने की जरूरत है, इसको अलग से समझाने की जरूरत है। प्रश्न के आधार पर इसकी व्याख्या रहती है कि जो बात पूछी गई है वो समझ में आई होगी। लेकिन चुनाव आयोग यहीं तक संपन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना ही बताना था, इसलिए यहाँ इसको ब्रेक करते हैं। आगे की प्रक्रिया आगे से बता देंगे।